आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला के तृतीय सत्र में आप सबका पुनः स्वागत है। सभी प्रतिभागी गणों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान सुनिश्चित करें। जो भी प्रतिभागी गण इस समय बाहर हैं, कृपया सभागार के अंदर आ जाएं और अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। इस तृतीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एचआर शर्मा जी तथा इस तृतीय तकनीकी सत्र के स्पीकर डॉक्टर कुमार स्कंद पांडे सर तथा प्रोफेसर ए.के. पांडे सर आ चुके हैं। जो भी प्रतिभागीगण आसपास हैं, कृपया जल्द से जल्द इस सभागार में पहुंचकर अपना स्थान सुनिश्चित करें और जो भी प्रतिभागीगण बीच में खड़े हैं, कृपया आगे आकर के बैठ जाएं और पीछे का स्थान छोड़ दें, जिससे देर में आने लोग अपना स्थान पीछे सुनिश्चित कर सकें। इस तृतीय सत्र की शुरुआत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस तृतीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एचआर शर्मा सर को, प्रोफेसर ए.के. पांडे सर को तथा डॉक्टर कुमार स्कंद पांडे सर को कि कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला के तृतीय तकनीकी सत्र, जिसका नाम विधिक दोष एवं उपचार है, लीगल रॉन्ग एंड ट्रीटमेंट, इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर एचआर शर्मा सर। प्रोफेसर एचआर शर्मा सर संस्कृत विद्याधर्म संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप एमरिटस प्रोफेसर। सर, आप यहाँ पर हमारा तकनीकी सत्र थोड़ा विलंब होने के कारण सर को यहाँ काफी इंतजार करना पड़ा और सर अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर आए हैं और इस समय तुरंत उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम में जाना भी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस अपने कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी से कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय तथा यहाँ मौजूद स्पीकर बंधुओं का पहले सम्मान करें, उसके बाद फिर हम अपने अध्यक्ष महोदय का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे तथा फिर इस तकनीकी सत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, जिनके पास करीब 31 वर्षों से भी अधिक समय का अध्यापन का अनुभव है और इसके साथ ही साथ वृहद प्रशासनिक अनुभव भी है। सर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोगों और समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य भी हैं। सर इस समय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर आयुर्वेदा एंड हेल्थ फॉर्मेंटल कनेक्टिव यूएसए के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। सर के करीब 40 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सर कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं में सचिव, कन्वेनर तथा सदस्य के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। सर की प्रमुख प्रकाशन में से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकाशनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जैसे वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंसस, द इनर एस्पेक्ट ऑफ सिद्धर्थ, पूजा थाली एंड हवन, इस प्रकार वैदिक विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र, वेदों में यज्ञिक सत्ता के अधिपति भगवान रुद्र, संस्कृत शोध पत्रिका वाराणसी तथा तमाम ऐसे प्रकाशन है जिनका यहाँ उल्लेख करना बहुत ही दुरूह कार्य है। सर के व्यस्ततम समय से समय हमें मिल सके, इसलिए सबसे पहले मैं निमंत्रित और आवेदन सर से निवेदन करूंगा कि सर कृपया आए और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय एचआर शर्मा सर। मंच पर विराजमान डॉक्टर पांडे जी और द्वितीय पांडे जी, सभा में उपस्थित समस्त प्रतिभागी जन, समय की सीमा है, उसका महत्व है, इसलिए जैसा अभी बताया गया 6 बजे से एक अन्य कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना है, इसीलिए मैं पहले ही वक्तव्य के लिए आ गया। संक्षेप में ही मैं बात रखना चाहूँगा। विधि का क्रम वेदों के संदर्भ में
वेद तो हम सुनते हैं, एक सामान्य परिचय देके फिर मैं कुछ चर्चा कर लूँगा। वेद तो हम जानते हैं, लेकिन वेद जो है उसके दो भाग होते हैं, एक मंत्र है और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण ये जातिवाचक नहीं है, ये ग्रंथ का नाम है। और उसके दो भाग होते हैं, विधि और अर्थवाद। तो ये जो विधि है वो विधान करता है, और अर्थवाद जो है, जो विधान है, उसकी प्रशंसा करके उसमें लोगों को जोड़ता है कि ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से विधि का जो क्रम है वो वेद से ही संबद्ध है। और वेद अपने आप में एक जीवन का विज्ञान है, कोई नई चीज़ हमारे सामने ये नहीं आ रही है, पूरा जीवन का विज्ञान ही है, सृष्टि का विज्ञान है। अब हम जो समय है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय समय बड़ा बदनाम हो गया है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो वह घंटा आधा घंटा विलंब से एक समझा जाता है कि होगा, वो औपचारिकता में आ गया है। ऐसा भी नहीं है कि उसको हम ये समझें कि ये विलंब हो रहा है। इससे जुड़ी हुई घटना मैं बताता हूँ। वैदिक जो है टाइम का, पंक्चुअलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना उसका महत्व दिया जाता है, उसको हम एक आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं 4 वेद हैं, यजुर्वेद है एक, उसमें 2 शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 उसके भाग हैं। ये कैसे हुए, तो उसकी चर्चा आती है कि वैशंपायन एक ऋषि थे, और वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो हमारा व्यवहार क्रम है खाली पृथ्वी तक सीमित नहीं है, आदि भौतिक और आदि दैविक यानी द्युलोक तक हमारी व्यवहारिक जो गतिविधियां हैं उनका क्रम बना रहता है। कलयुग है और उसमें ये चीज़ सीमित हो गई है, लेकिन आप रामायण महाभारत या वेद पढ़ेंगे तो हमारी जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन 3 स्तर की हैं, 3 लोकों की हैं। तो एक देव सभा थी, देवलोक में सभा थी, और वैशंपायन ऋषि थे, उनको पहुंचना था। किसी कारण से वह कुछ सेकंड का विलंब हुआ और वो पहुंच नहीं पाए। तो उसके लिए उनको ये दंड दिया गया कि आपने जो समय की सीमा है वो विलंब से आप पहुंचे हैं, इसलिए आपको प्रायश्चित करना होगा। और उनको प्रायश्चित करने का विधान किया गया। वो लौट के आए, समिति जो होनी थी वह नहीं हुई, प्रायश्चित करने के लिए उनको कहा गया, और वो आए, और आने पर उन्होंने फिर अपने शिष्य थे याज्ञवल्क्य, उनसे कहा प्रायश्चित करो, और उन्होंने प्रायश्चित किया। फिर उनका वह दोष हटा। तो समय जो है कि सीमा और उसका महत्व, जो पंक्चुअलिटी है, समयबद्धता है, वो सेकंड्स में गिनी जाती थी। ये हमारा प्राचीन जो वैदिक समय का महत्व है वो दिखलाता है, उसको बताता है। हमें उसका पालन करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। मैं आपको एक वैश्विक स्तर पर वेद के क्रम की एक घटना बताता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं केवल एक, क्योंकि ये लॉ से संबंधित है तो उससे जो संबंधित घटना है वो बता रहा हूँ। इंग्लैंड में जितने भारतवंशी हैं, इंग्लैंड में जो किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो वो विद्युत शवदाह है उसमें जला दिया जाता है, और 3 डेड बॉडी जब एक साथ हो तब फिर जलाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो वहाँ के सभी भारतवंशी जितने हैं उनमें एक घई महाराज हैं, अभी हैं, उन्होंने सभी भारतवंशियों के तरफ से इंग्लैंड के हाई कोर्ट में ये अपील की कि हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार
जो अंत्येष्टि संस्कार है उसका अधिकार दिया जाए। हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली। इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, वहाँ की एक लेडी स्कॉलर थी, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई अंत्येष्टि संस्कार का कोई विज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य के जीवन के साथ संबंध नहीं है। और विदेशों में विदेशी जो संस्कृति है उसमें तो जब तक हम फिजिकल लाइफ है हमारी, उसी तक हमारा अस्तित्व है, ये मानते हैं। जन्म लिया, जब तक शरीर है, मृत्यु हो गई, खत्म हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन वेदों का कितना पूरे विश्व में महत्व है, प्रामाणिकता है, वैज्ञानिकता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर वेदों से आप ये प्रमाण दे सकें कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और अंत्येष्टि संस्कार हमारे अगले जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, अगला जीवन माने शरीर छूट गया, जो हमारा अगला जीवन उससे उसका संबंध है। ये 2007 से 2010 तक केस चला, वहाँ से अपील हुई सारे यहाँ विश्वविद्यालयों में, भारतवर्ष के, यहाँ भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वीसी के पास आई अपील। वेद विभाग से संबद्ध था ये केस, तो उन्होंने वेद विभाग में भेज दिया। मैं उस समय था, मैंने देखा उसको, मैंने कहा ठीक है, मैं इसका प्रमाण दूंगा। वहाँ से वकील आए इंग्लैंड से और उनको मैंने विधिवत प्रमाण दिया। प्रमाण क्या है? वेदों में जो हमारा जीवन है उसको किस रूप में बताया गया है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे वेदों के अनुसार हमारे 3 जन्म हैं। पहला जन्म, जब जिसे हम प्रथम क्षण कहते हैं, कंसेप्शन का, गर्भावस्था में प्रथम क्षण जो है, जब गर्भ स्थित होता है, वो प्रथम जन्म माना जाता है वैदिक सिद्धांत के अनुसार। दूसरा जन्म है जब हम 9 या 10 महीने के बाद उत्पन्न होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जन्म है जब हमारा शरीर छूटता है और अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार के बाद जब जीव जो है वह शरीर से पूर्ण रूप में मुक्त होता है, तो वो हमारा तीसरा जन्म है। मृत्यु नहीं है। हमारी जो आत्मा है, जो जीवात्मा, एम्बॉडीड सोल जिसे कहते हैं, वो वैदिक सिद्धांत के अनुसार कभी नहीं मरती, खाली शरीर छूटता है। तो ये मैंने दिया प्रमाण। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें आया है त्रिर्हवै जायते पुरुषः, 3 बार पुरुष जन्म लेता। पुरुष से यहाँ मैन नहीं लेना है, पुरुष शब्द है जीवात्मा, पूह कहलाता शरीर। अब पूरी माने शरीर में जो जायते वो रहता है वो पुरुष। पुरुष माने सभी जितने भी शरीरधारी हैं मनुष्य, वो समस्त। पुरुष शब्द खाली पुरुष के लिए नहीं है कि स्त्री अलग पुरुष अलग, जीवात्मा के बारे में है। तो उसके 3 जन्म हैं, ये वेद कहता है। और ये विस्तार में उसको मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको मैंने भेजा, वहाँ वकील गए, उन्होंने हाई कोर्ट में ये दिया और हाई कोर्ट ने इसे मान लिया, स्वीकार कर लिया। और इंग्लैंड में रहने वाले जितने भी भारतवंशी हैं उनको अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार दे दिया और तब से वहाँ वो प्रथा प्रचलित हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वेद जो है, जो विधान करते हैं, वह विधान गुण दोष के आधार पर देखे जाते हैं और जहाँ दोष होता है तो तुरंत उसका परिमार्जन होता है। यज्ञों में तो श्रौत यज्ञ होते थे, यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। श्रौत यज्ञ होते थे, उसमें एक ब्रह्मा नामक जो प्रीस्ट है, ऋत्विक है, वो इसीलिए बैठता था कि कहाँ कोई जो कर रहा है गलत कर रहा है तो तुरंत प्रायश्चित्त कराते थे, फिर से इसको करो ठीक ढंग से।
और इस प्रकार सावधानी से यज्ञ होते थे, और वो यज्ञ पूरे सृष्टि और जीवन का जो डिविनिटी है, जो देवत्व है, यानी सीधे सीधे हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसको समृद्ध करने के लिए होता था। और इस प्रकार से सारा जो यज्ञ का विधान है वो होता था, गलत ना हो, एकदम ठीक ठीक होता चले। और आप इस चीज़ को, जैसा आप लोगों ने इस चीज़ को समझा, अब हम जब भी वेद के बारे में चर्चा करते हैं, पूरा विश्व उसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार कर चुका है, और इसी आधार पर अब आप इसी का महत्व समझिए कि इंग्लैंड के हाई कोर्ट और उसके ऊपर रॉयल कोर्ट है, वो इस चीज़ को प्रामाणिक मानकर, वैज्ञानिक मानकर और इसकी स्वीकृति देता है। तो हम लोग कितना वेद के विज्ञान के साथ जुड़ें, इसके महत्व को बतलाता है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए विस्तार से चर्चा करनी थी और हमारे जो विद्वज्जन हैं उनको सुनना था, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मुझे जाना है, और फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के बीच वेदों में जो विधि का क्रम है उसमें दोष अगर आता है तो उसका उपचार का किस प्रकार से विधान दिया है, समाधान दिया है, ये पूरा वैज्ञानिक क्रम है। हमारे जीवन को और सृष्टि के क्रम को, पूरे पर्यावरण को वह व्यवस्थित करता है, संरक्षित करता है, संवर्धित करता है। यह वैदिक विज्ञान हम सभी का जीवन है, इसी को मान के हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। बस इतने कह के मैं विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन के लिए। अब इस तृतीय तकनीकी सत्र को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमारे बीच प्रथम वक्ता के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार स्कंद पांडे सर, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर ने राम मनोहर लोहिया लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्य करने से पहले कई विधि संस्थानों में भी अध्यापन का कार्य किया है। फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लीगल प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस कोलकाता। Former Assistant Professor of Law, Vrindavan Law College, Vrindavan. Former Assistant Professor of Law, APN College, बस्ती। इसके साथ ही साथ सर के पास कुछ प्रशासनिक अनुभव भी हैं तथा सर की बहुत सारे लेख विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हम सर से आग्रह करेंगे कि सर आप आएं और इस तकनीकी सत्र में अपने विषय द आइडिया ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल प्रोसीजर इन एंसेंट इंडिया पर प्रतिपादित समय में अपना व्याख्यान रखने की कृपा करें। The biggest challenge before the speaker in the last technical session, and especially in a program that is so academically rich, where you started from stalwarts in the inaugural session, and in almost all the technical sessions, intellectuals, academicians, not only from the branch of law but also from philosophy, from Vedic science, have said a lot on the major theme as well as on the minor theme. I've been here since morning and very keenly listening to each and every discourse. And before I formally begin with my own, I must honestly confess my limitations. The first limitation is that unfortunately when I say we, of course I only include those who are my contemporaries and not my seniors. We unfortunately were not trained in what we call the Indian legal tradition. Now, what we call today the Indian legal tradition is not Indian by any stretch of imagination.
students of law who are present out here and my seniors would agree with me that this is alien, this is foreign, this is not Indian, and is only 200 years old. So what we learn in law schools, whether that law school is in the remotest part of this country or is situated in the biggest metros, of course, is a legal system or is a law that was implanted on Indian soil not by the Indians but by the colonial masters. भाषा की शुचिता मुझे लगता है उसको यदि पूर्वाग्रह से ग्रस्त न किया जाए तो निश्चित तौर पर मुझे यह छूट होगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। हम वैदिक विधिशास्त्र के समसामयिक समाज पर, विश्व पर प्रभाव की चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित तौर पर वैदिक विधि शास्त्र की चर्चा के साथ साथ जो समसामयिक विधि शास्त्र है उसकी चर्चा और उसकी तुलना के बिना मुझे लगता है कि इस कार्यशाला के विषय के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं बात कर रहा था कि जिसको आज हम भारतीय विधि कहते हैं, जिसको आज हम भारतीय विधि व्यवस्था कहते हैं, वह भारतीय विधि और वह भारतीय विधि व्यवस्था केवल 200 वर्ष पुरानी है और उनके द्वारा हमें दी गई है जो यहां पर हमारे कल्याण के लिए नहीं आए थे, हमारे शोषण के लिए आए थे। अभी प्रोफेसर मुरली जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अधिकारों में समन्वय किया जाना आवश्यक है। यदि मैं अधिकार के रूप में कुछ मांगता हूं तो यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि विधिक रूप से मेरा अधिकार है, न कि केवल नैतिक रूप से अधिकार है। सर ये बता रहे थे कि यदि अमेरिका से कहा जाता है कि वह गरीब देशों की सहायता करे तो अमेरिका का प्रतिप्रश्न होता है कि क्या हमने इन देशों को गरीब बनाया है। यदि भारत और इंग्लैंड के संबंधों के विषय में इस प्रोपोजिशन की, सिद्धांत की अगर हम व्याख्या करें और यदि भारत यह आग्रह करे, यदि भारत यह चाहे कि इंग्लैंड उसको समृद्ध बनाए या उसकी समृद्धि में इंग्लैंड योगदान करे, तो इंग्लैंड के पास यह उत्तर नहीं है जो अमेरिका के पास अन्य राष्ट्रों के लिए है, क्योंकि आज इंग्लैंड की जो समृद्धि है वह समृद्धि भारतवर्ष की जो संपदा थी, जो अकूत संपदा थी, उसके कारण है। वह मेरी चर्चा का विषय नहीं है, मैं उस बिंदु पर बात नहीं करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब मैं प्राचीन भारतीय विधि व्यवस्था की चर्चा करूंगा तो उसकी तुलना मैं जो समसामयिक विधि व्यवस्था है, जो वर्तमान की विधि व्यवस्था है, जिससे आप और हम ज्यादा बेहतर तरीके से परिचित हैं, यह अच्छी बात है, नहीं है, यह एक अलग चर्चा का विषय है। तो निश्चित तौर पर मैं एक तुलनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा। जो हमारी विधि व्यवस्था है, जो वर्तमान विधि व्यवस्था है, वह आंग्ल विधि व्यवस्था पर आधारित है, जिसको हमारे विधि के विद्यार्थी जानते हैं, जिसको हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम अलिखित विधियों का एक सिस्टम रहा है इंग्लैंड में, और अंग्रेज जब यहां पर आए, जब उन्होंने अपने पांव पसारने शुरू किए तो उनको यूरोप की अन्य महाशक्तियों के साथ भी जूझना था। हमारे लीगल हिस्ट्री में रुचि रखने वाले ये जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम इसलिए बना था क्योंकि अंग्रेजों ने डच और फ्रेंच जो ताकतें थी उन ताकतों को परास्त कर दिया था। तो ये जो लीगल सिस्टम है
जिसको आज हम भारतीय विधि व्यवस्था कहते हैं, वो हमारे द्वारा चुनी गई विधि व्यवस्था नहीं है। यह हमने अपने लिए चयनित नहीं की थी। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद भी हमारे पास शायद यह विकल्प नहीं था कि हम तत्कालीन विश्व में जो विधि व्यवस्थाएं थी, उन विधि व्यवस्थाओं में से एक बेहतर विधि व्यवस्था का चुनाव कर पाते। तो ये अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंस जिसको कहते हैं, वो एक अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंस परपेचुएट कर रहा है, और आज भी उसी अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंस के आधार पर हम, जिसको हम गुड और इविल कहते हैं, जिसको हम न्याय और अन्याय कहते हैं, उसकी हम संकल्पना करते हैं। यदि फ्रेंच शक्तियों ने भारत को कॉलोनी बनाया होता, अपना उपनिवेश बनाया होता, तो आज हम कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम का भाग होते। हम कॉमन लॉ सिस्टम का भाग केवल एक ऐतिहासिक, जिसको दुर्घटना कहते हैं, उस ऐतिहासिक दुर्घटना के कारण है। लेकिन वह ऐतिहासिक दुर्घटना हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दशकों में उस विधि व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। उसके जो बेसिक प्रिसेप्ट्स हैं, जो उसके जो बेसिक टेनेट्स हैं, उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जब हम तुलना करेंगे, तो जो हमारी अर्वाचीन, जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी वैदिक विधि व्यवस्था रही, जो विधि शास्त्र रहा, और जो वर्तमान है, उसकी तुलना करेंगे और यह देखेंगे कि किसने किससे क्या सीखा है। 30 मिनट का समय है, और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि इन 30 मिनटों में मैं अपनी बात को समाप्त कर सकूं। विषय बहुत विस्तृत है। अपने लिए मैंने एक बहुत ही सूक्ष्म विषय चुना था। सूक्ष्म विषय यह था कि प्राचीन भारत में अपराध की और आपराधिक प्रक्रिया की क्या अवधारणा है। और मैं केवल प्राचीन भारत में अपराध की और आपराधिक प्रक्रिया की अवधारणा के विषय में यदि बात कहूंगा, तो निश्चित तौर पर वह एक पक्षीय हो जाएगी। हमें यह देखना होगा कि अपराध की वह अवधारणा क्या पाश्चात्य समाज में रही, उसी समाज में, जिस समाज में हमारे पास यह विकसित वैदिक विधि शास्त्र था। और जब हम प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं, जब हम प्रक्रियात्मक, जिसको न्याय कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो प्रक्रियात्मक न्याय की क्या व्यवस्था रही है उस प्राचीन भारतीय समाज में, और उस व्यवस्था का क्या कुछ अंश आज जो हमारी विधि व्यवस्था है, जो आंग्ल विधि व्यवस्था पर आधारित है, क्या उसमें कुछ दिखता है। जो कंटेम्पररी जो लीगल सिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम्स हो, चाहे वो कॉमन लॉ सिस्टम हो, जिसके हम भाग हैं, उसमें जब हम अपराध न्याय व्यवस्था की संकल्पना करते हैं, तो उसके 4 मुख्य तत्व, बल्कि 5 मुख्य तत्व हैं। क्योंकि 5वें तत्व पर आदरणीय प्रोफेसर पांडे का व्याख्यान होना है, तो मैं उसको शामिल तो करता हूं, लेकिन उस पर मैं कोई विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। जो पहला तत्व है वह यह है कि क्या वह विधि व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं, अपकृत्य कहते हैं, और अपराध जिसको कहते हैं, जिसको क्राइम कहते हैं, जिसको ऑफेंस कहते हैं, क्या वह विधि व्यवस्था इन दोनों में अंतर स्थापित कर पाती है? क्या उस विधि व्यवस्था में लॉ ऑफ रॉन्ग्स और लॉ ऑफ क्राइम्स जो हैं, यह एक सुनिश्चित अवधारणाएं हैं और एक दूसरे से सुभिन्न हैं? क्या विधि व्यवस्था ऐसा कर पाती है? यदि कर पाती है, तो निश्चित तौर पर वह विधि व्यवस्था उच्च कोटि की विधि व्यवस्था है। जो दूसरा है वो यह है कि क्या अपराधों के लिए दंड मात्र कृत्य के आधार पर दिया जाता है, या आपराधिक मनःस्थिति के आधार पर भी दिया जाता है? यदि विधि व्यवस्था अपराधों के लिए दंड न केवल कृत्य के आधार पर बल्कि आपराधिक मनःस्थिति के आधार पर भी देती है, इन दोनों को जोड़ करके देती है, इनके कॉन्करेंस से देती है, तो निश्चित तौर पर वह एक उन्नत
उच्च कोटि की विधि व्यवस्था होगी। जो तीसरा कंपोनेंट है, जो तीसरा मुझे लगता है टेस्ट है, जो तीसरा टच स्टोन है, वो ये है कि क्या वह विधि व्यवस्था कतिपय अपवादों को मान्यता देती है कि आपने अपराध किया है, आपने जो किया है शायद वह विधि व्यवस्था का उल्लंघन है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कारण उपलब्ध हैं जिस कारण आपको क्षमा किया जाएगा। यदि विधि व्यवस्था इस प्रकार से क्षमाशील है, जहां पर वह आपको अपवादों को प्लीड करने का अवसर देती है, तो निश्चित तौर पर ऐसी विधि व्यवस्था उच्च कोटि की विधि व्यवस्था होगी। और जो अगला जो विषय है वो ये है कि क्या अपराधों के लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समाज में न्यायालय के समक्ष, राजा के समक्ष विभिन्न प्रकार के विवाद आएंगे, आते रहे हैं, लेकिन विवादों के प्रकार के आधार पर क्या नियमों के भी विभिन्न प्रकार हैं, जिन नियमों के आधार पर, जिन प्रक्रियागत नियमों के आधार पर उन विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो इन चार और दंड को शामिल करते हुए कि दंड की क्या व्यवस्था है। पूर्व के वक्ताओं ने दंड नीति को लेकर के बहुत गहन और बहुत विस्तृत चर्चा की है। सर के व्याख्यान से भी हम सभी लाभान्वित होंगे। तो मैं दंड को छोड़ करके इन सभी पर एक बहुत संक्षिप्त सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 13वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक के कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, जब यहां पर इस्लामिक शासन था, तो शासन की जो विधि व्यवस्था थी 13वीं शताब्दी के पूर्व 12वीं शताब्दी तक, वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वैदिक विधि शास्त्र पर आधारित थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह पूर्णतः वह उत्तर वैदिक समाज था, वह पूर्णतः वैदिक विधि शास्त्र पर आधारित थी, ऐसा नहीं कहूंगा। बहुत सारे क्षेपक आ गए। प्रातः सत्र के वक्ताओं ने यह बताया था कि भारतीय जो इंडियन जो टेक्स्ट हैं, जो लीगल टेक्स्ट हैं, उनके साथ उनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो दो हैं। पहला यह है कि उनका सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया। दूसरा यह है कि उसमें क्या घालमेल किया गया है, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं। इसके विषय में भी मत वैभिन्न हैं। आप मनुस्मृति का उदाहरण ले लीजिए। मनुस्मृति में लगभग 3000 के आसपास श्लोक हैं और उसमें से केवल 1200 श्लोकों को, 1200 कुछ श्लोकों को यह माना गया है कि यह मूल मनुस्मृति का भाग है, और बाकी जो श्लोक हैं वो समय समय पर उसमें, जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरपोलेट किए गए। तो जो पहली बात जो मैंने कही आपको कि क्या विधि व्यवस्था लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम में विभेद करती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी कालखंड में, जिस कालखंड में भारतवर्ष में इस्लामी शासन था, 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, उस कालखंड में यूरोप में नव जागरण हो रहा था। उसके बाद हुआ है, यूरोप में नव जागरण हो रहा था, और नव जागरण का जो परिणाम था वो ये था, उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हमारी विधि व्यवस्था में लॉ ऑफ रॉन्ग्स और लॉ ऑफ क्राइम्स में भेद नहीं रहा, इसमें भेद किया जाना चाहिए। हेनरी मेन नाम के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हुए हैं, विधि शास्त्री हुए हैं। हेनरी मेन का जन्म 1822 में भारतवर्ष में हुआ था। उनके पिता यहां पर काम करते थे। हेनरी मेन ने एक पुस्तक लिखी है, एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ की विशेषता यह है कि वो 250 पौने 300 पेज की पुस्तक है। उसमें प्राचीन विधि व्यवस्था का वर्णन है। उसकी विद्रूपता यह है कि हेनरी मेन भारतवर्ष में विधि प्रारूपण जो समितियां थीं, उन समितियों को निर्देशित किया करते थे। उनके वो सलाहकार थे। वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। 1859 में वो वापस इंग्लैंड चले गए थे। उनको भारतीय परंपराओं का, प्राचीन भारतीय विधि व्यवस्था का भरपूर ज्ञान था, और पूरी की पूरी एंशिएंट लॉ में हेनरी मेन ने भारतवर्ष की प्राचीन विधि व्यवस्था के संबंध में
एक पंक्ति भी नहीं लिखी है। हेनरी मेन के लिए, जिन्होंने भारत के लिए विधि व्यवस्था के निर्माण में महती भूमिका निभाई है, उनके लिए प्राचीन विधि व्यवस्था का तात्पर्य यूरोपीय और इंग्लिश प्राचीन विधि व्यवस्था से ही था, और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि देयर वाज नो लॉ ऑफ क्राइम्स इन द एंशिएंट सोसाइटी। यदि उन्होंने वैदिक विधि शास्त्र को सरसरी तौर से भी पढ़ा होता तो निश्चित तौर पर उनकी यह मान्यता, उनकी यह उपधारणा बदल गई होती, क्योंकि मनुस्मृति में जिन 18 विषय वस्तुओं का उल्लेख है जो वाद का विषय बनते हैं, उसमें से 5 ऐसे विषय वस्तु अलग हैं जो आपराधिक विधि से संबंधित हैं। अपराध विधि से संबंधित जो व्यवहार है, जो न्याय व्यवस्था है, जो नियम हैं, जो उपनियम हैं, जो कस्टम्स हैं, जो प्रक्रियात्मक विधि है, उसको लेकर के जितना स्पष्ट विवरण मिलता है मनुस्मृति में, मुझे लगता है कि 2500 वर्ष पुरानी किसी भी लीगल ट्रीटीज में, किसी भी लीगल टेक्स्ट में नहीं मिलता। तो मैं एंशिएंट लॉ की बात कर रहा था। एंशिएंट लॉ में आपको कोई भी उद्धरण नहीं, कोई भी, हम लोग कहते हैं ना कि हमको फुटनोट देना पड़ता है। आप कोई बात अगर कह रहे हैं तो आपको उसके समर्थन में आपको बताना पड़ता है ये बात आपने कहां से, अगर ज्ञान पर अनुभव पर आधारित है तो निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन यदि आप ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं तो आपको उन ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल से संबंधित जो सामग्री उपलब्ध थी, उस सामग्री का उसमें परिचय देना होता है, कुछ भी नहीं। उनके बाद जो बहुत बड़े एक विधिवेत्ता हुए, हिस्टोरियन भी कहे जाते हैं, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जर्मन थे। मैक्स वेबर ने एंशिएंट लॉ को खूब कोट किया है अपने कामों में। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखा है, अनुदित टेक्स्ट अवेलेबल हैं, और उसी प्रतिपादना को, उसी डॉक्ट्रीन को वो आगे बढ़ाते हैं जब वो कहते हैं कि प्राचीन समाज में लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वह सुविभाजित नहीं था। सारे रॉन्ग्स जो हैं वो प्राइवेट रॉन्ग्स माने जाते थे। जब तक कोई राजा के पास जाए ना, तब तक राजा अपनी तरफ से दंड देने के लिए बाध्य नहीं था, और प्रत्येक प्रकार के रॉन्ग को प्राइवेटली सेटल किया जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के रॉन्ग को, किसी के घर में चोरी हुई है तो उसके लिए भी राजा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को किसी ने हर्ट किया है, हिंसा की है, तब भी राजा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आपस में प्राइवेटली जो है वो सुलझाया जा सकता है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट विवरण है कि यदि, जिसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं, यदि विवाद की विषय वस्तु सिविल रॉन्ग की कोटि में आती है तो निश्चित तौर पर राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह अपना वाद लेकर के न्यायालय में आए। लेकिन राजा का और उसके अधिकारियों का यह कर्तव्य भी है कि यदि समाज में अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तब भी उन अपराध करने वालों के विरुद्ध राजा कार्यवाही प्रारंभ करे। आज भी हमारी सीआरपीसी, सर सीआरपीसी के विद्वान हैं, हम जानते हैं कि यदि आपके विरुद्ध कोई कृत्य हुआ है जो सिविल रॉन्ग की कोटि में आता है, आपको हानि हुई होगी, आपको क्षति हुई होगी, इंजरी हुई है, लेकिन यदि वह क्राइम नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके लिए आप न्यायालय में जाने के लिए राज्य द्वारा बाध्य नहीं किए जा सकते। लेकिन यदि अपराध हुआ है और अपराध राज्य के संज्ञान में आ गया है तो आपकी मर्जी है या नहीं है, उस अपराध करने वाले के विरुद्ध राज्य द्वारा प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोग जानते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ क्राइम्स कैसे सुविभाजित है आज। लेकिन उस समाज में 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले के समाज में इस प्रकार की संकल्पना
यदि थी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से कितना उन्नत समाज वह था। जो दूसरा तत्व है वो यह है कि क्या उस समाज में अपराध की अवधारणा केवल आपराधिक कृत्य पर आधारित है या वह दुराशय पर भी आधारित है, मेंसरिया जिसको कहते हैं। विभिन्न वक्ताओं ने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। उन्होंने शायद आपराधिक मनःस्थिति इस शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, उन्होंने मेंसरिया शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन जो आशय निकल रहा था, अभी इसके पूर्व के तकनीकी सत्र में जब यह बात हो रही थी कि एक राजा ने यह पूछा कि मुझे दंड क्यों दिया गया, उसको बताया गया कि जब तुम बालक थे तो तुमने एक तितली के पर तोड़े थे। उसका प्रति प्रश्न था कि यदि मैं बालक था तो मैं दंड का भागी कैसे हुआ, यदि मैं बालक था तो मैं दंड का भागी कैसे हुआ। यदि मैं बालक था तो दंड का भागी मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि बालक का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है और अपरिपक्व मस्तिष्क में आपराधिक दुराशय का अभाव होता है, मेंसरिया का अभाव होता है। आज भी एक उन्नत विधि व्यवस्था बच्चे को अपराध करने के बावजूद अपराधी के रूप में ट्रीट नहीं करती है। उदाहरण दिया गया था निर्भया कांड में, एक 18 वर्ष से कम आयु का था, इंग्लैंड में आज भी। और जब भारत में इंग्लैंड का शासन था उस समय भी 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष तक के बालकों को वहां पर सजा दी जाती थी, वहां उपधारणा थी। लेकिन यह बहुत बाद में आई है, यह 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी के बाद यह उपधारणा आई। यह आंग्ल विधि व्यवस्था का अंग बनी कि चूंकि बच्चे के पास वो कैपेसिटी नहीं होती है, एक प्रिजम्पशन आया, डोली इन कैपेक्स कहते हैं। वो डोली इन कैपेक्स का प्रिजम्पशन हमारे वैदिक विधि शास्त्र का एक अभिन्न अंग रहा है। और ना केवल बच्चे को, इडियट्स को, जो जिनको आज हम इनसेन कहते हैं, जो पागल हैं, जो मत चित्त हैं, जो विकृत चित्त हैं, जो रुग्ण हैं, जो अपराध नहीं कर सकते, उनको दंड ना दिया जाए, यद्यपि कि उनके द्वारा किसी विधिक व्यवस्था का उल्लंघन हो गया हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मनुस्मृति में मिलते हैं और जो अन्य भारतीय परंपरा के जो लीगल टेक्स्ट हैं उसमें आपको मिलते हैं। तो यह आपराधिक मनःस्थिति की जो अवधारणा है, सर जानते हैं 17वीं शताब्दी के पहले इंग्लैंड में इस अवधारणा को लेकर के कोई निश्चितता नहीं थी। और जो अर्लीस्ट रेफरेंसेस मिलते हैं कि आपराधिक मनःस्थिति के आधार पर हम आपराधिक दायित्व का निर्धारण करेंगे, मात्र इस कारण नहीं कि किसी ने किसी को चोट पहुंचा दी है, हम यह भी देखेंगे कि क्या उसका चोट पहुंचाने का आशय था। किसी ने किसी की वस्तु ले ली है तो क्या उसका जो आशय था वह उस वस्तु को डिसऑनेस्टली लेने का था। इस सबको देखते हुए ही हम दंड देंगे। यह अधुनातन जो आधुनिक विधि व्यवस्था है उसका एक, जिसको कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। हमारे लीगल टेक्स्ट्स में, वैदिक टेक्स्ट्स में प्रचुर मात्रा में इस प्रकार के उद्धरण उपलब्ध हैं जहां पर आपराधिक मनःस्थिति को महत्व दिया जाता था। मुझे आदेश हुआ है कि 5 मिनट में मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। शायद मैं जिन बिंदुओं का मैंने उल्लेख किया था उन पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल 2 बातें और कहना चाहूंगा। मैं प्रक्रियात्मक विधि पर आता हूं। प्रक्रियात्मक विधि की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि न्याय साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। न्याय यदि साक्ष्यों पर आधारित होगा तभी वह मनमानेपन से मुक्त होगा, तभी वह आर्बिट्ररी नहीं होगा। साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए, साक्ष्यों की शुचिता को लेकर के आंग्ल विधि व्यवस्था में बहुत सारे नियम हैं। कौन से साक्ष्य ग्राह्य होंगे, कौन से साक्ष्य अग्राह्य होंगे, इसको लेकर के हमारे जो थोड़ा सीनियर विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं। रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी को लेकर के आंग्ल विधि के नियम हैं। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण नियम है वो यह है, धारा 60 में है
इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। वो ये कहता है ओरल एविडेंस अगर है तो वो सीधा होना चाहिए। किसका? यदि मैंने कोई अपमान वचन कहा है तो यह उस व्यक्ति का एविडेंस होगा जिसने मुझे वह अपमान वचन कहते हुए सुना है। अगर वह सुन करके चला गया, किसी अन्य व्यक्ति को बता रहा है कि डॉक्टर पांडे आए थे, उन्होंने किसी को अपमान वचन कहा है, तो वह व्यक्ति जिसने उससे वह सुना है वह साक्षी नहीं है, वह सक्षम साक्षी नहीं है, उसका साक्ष्य मान्य नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से आंग्ल विधि व्यवस्था में लिखा हुआ है। यदि मैंने कुछ देखा है तो मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। यदि उसकी एक विविड ग्राफिकल डिटेल्स भी मैंने शेयर की हुई हैं तो जिनसे शेयर की हैं उनको साक्ष्य देने का अधिकार नहीं है। वह जिसको हियरसे कहते हैं, अनुश्रुत एविडेंस कहते हैं। टेलर जो एक बहुत बड़े विधिशास्त्री रहे और स्टीफन जिन्होंने हमारे लिए ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया, उनके ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन में हियरसे एविडेंस के एक्सक्लूजन को माना जाता है कि कैसे उन्होंने हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया, एंड दैट इज कंसीडर्ड टू बी हिज और देयर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। भारतीय न्याय व्यवस्था में मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साक्ष्य देने के अधिकारी मात्र वही होंगे जिन्होंने या तो देखने वाली चीज को देखा है, सुनने वाली चीज को सुना है और स्पर्श करने वाली चीज को स्पर्श किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी उन्नत विधि व्यवस्था रही होगी, साक्षियों की शुचिता को लेकर के कितनी चिंताएं रही होंगी, साक्ष्य कौन दे सकता है और साक्ष्य ग्रहण करने के क्या नियम हैं, इसको लेकर के बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे वर्सेस हैं मनुस्मृति में। उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। बस एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सर ने यह बताया था कि यह जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वह आपको केवल आपके जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको ब्रीच करने के लिए दंडित करता है, आपके मॉरल ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करने के लिए दंडित नहीं करता। सड़क पर इंसान मरता हुआ हो, आपके पास साधन हो, उसके बावजूद यदि आप उस व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के लिए आप नैतिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन आप विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। गुड समैरिटन लॉज की जो संकल्पना है वह संकल्पना कहीं ना कहीं आंग्ल विधि में और कॉमन लॉ में एब्सेंट है। मैं आपको बताऊं कि यह जो जिस समाज की कल्पना करता है कैपिटलिज्म और यह कॉमन लॉ सिस्टम, वह समाज अधिकार पर आधारित है, वह कर्तव्य पर आधारित नहीं है। जिस समाज की कल्पना हमारे वेद करते हैं, जिस समाज की कल्पना वेदों के अंग करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राजा को दिया गया है, लेकिन आपसे कुछ विधिक अपेक्षाएं भी हैं, आपके कुछ विधिक कर्तव्य भी हैं। और धीरे धीरे हम ला रहे हैं। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज ने गुड समैरिटन लॉज पास किए हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, आज भी वो दूर की कौड़ी लगती है। भारतवर्ष में हम लेकर के आ रहे हैं, न्यायिक विधि व्यवस्था के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिस्कोर्सेज और डिसीजंस के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने भले ही वैदिक जो हमारे वांग्मय हैं उनको रेफर न किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं उस विधि व्यवस्था के जो बीज हैं, उन बीजों का ये जो सुपरिणाम होता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं शायद अपनी समय सीमा को लांघ रहा हूं। अपनी बात को समाप्त करने के पूर्व मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बल्कि मैं कोट करूंगा जस्टिस श्री कृष्णा को। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यवस्था में सब कुछ अच्छा नहीं होता और किसी भी व्यवस्था में सब कुछ बुरा नहीं होता। यही मूल वैदिक फिलॉसफी है, यही मूल वैदिक ट्रेडिशन है। हमारा वैदिक ट्रेडिशन है कि लेट द लाइट कम टू मी फ्रॉम ऑल सोर्सेज
यनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वतः। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके सार गर्भित व्याख्यान के लिए। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर प्रोफेसर A.K. पांडे सर। सर का परिचय कराना मेरे लिए सूरज को दिए जैसा है, दिए दिखाने जैसा है। सर छात्र जीवन में मेरे अध्यापक रहे हैं। सर दंड विधि तथा दंड प्रक्रिया संहिता विधि के प्रकांड विद्वान हैं और विशेषकर दंड विधि के संदर्भ में सर की प्रसिद्धि संपूर्ण भारतवर्ष में है। सर भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी चेन्नई के आजीवन सदस्य हैं। सर ने बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे लेख और शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सर ने अपने सुपरविजन में 35 डिसर्टेशन एवं 3 शोध प्रबंध कराए हैं। सर विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ साथ विभिन्न काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा विभिन्न विश्वविद्यालय के कमेटियों के सदस्य भी हैं। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आएं और अपने आशीर्वचन और अपने व्याख्यान से अनुग्रहित करें। परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन डॉक्टर कुमार स्कंद पांडे, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मेरे आज बोलने के इस समय के पहले बहुत से लोगों ने बहुत बातें रखी। मेरे सामने समस्या ये उत्पन्न हो गई कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, जिसको कि मैं कह सकूं कि ये शायद आपके कान में पहली बार बात पड़ रही है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं ये कहूं कि अगर आज मैकॉले स्टीफन टेलर होते तो वो सभी लोग प्लेजरिज्म के दोषी पाए गए होते। उन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी, बिना रेफरेंस दिए, बिना कोट किए हुए उन्होंने उन बातों को अपनी भाषा में चीजें लिखी जो हमारे यहां पहले से ही विद्यमान थीं। उसकी शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूंगा, इसके पहले कि मैं दंड पर आऊं, 2-3 मैं मोटी मोटी बातें बता दूं। उसकी शुरुआत मैं ऐसा करना चाहूंगा कि आपराधिक विधि में एक बड़ा ही नामचीन प्रोवर्ब है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन भले 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। यह ब्रिटिशर्स की देन नहीं है, यह हमारे यहां विद्यमान है। मनु ने कहा है कि अगर एक निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाए, दंडित कर दिया जाए, और जो दंड का भागी होना चाहिए अगर वह छूट जाए, तो ऐसा राजा बहुत ही जल्दी अप्रसिद्धि को प्राप्त होता है और नरक में जाना तो उसका तय है। तो अगर ये कोई पश्चिम का आदमी ये क्लेम करे कि साहब ये लेट 100 convict be acquitted, not a single innocent be punished, तो ये पश्चिमी सभ्यता की देन नहीं है। हमारे यहां मनुस्मृति में ये बात कही जा चुकी है। दूसरी बात वो ये कि बात होती है कि सिविल रॉन्ग पहले हुआ कि क्रिमिनल रॉन्ग पहले हुआ। प्रोफेसर केनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंग्लैंड में रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये व्यवहार अपकृत्य है या यह आपराधिक कृत्य है, इसके लिए 12वीं शताब्दी का वो रेफरेंस देते हैं। लेकिन हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। हमारे यहां वास्तव में आपराधिक विधि था और कहीं पर किसी कृत्य के लिए, दोषपूर्ण कृत्य के लिए जो कंपनसेशन, हर्जाना या प्रतिकर की बात थी, वह बहुत मामूली किस्म के अपराधों में थे। मुख्य रूप से यहां पर दंड, अपराध और दंड, इसकी जो कहानी है वो कहीं लोगों से पुरानी है। यह कहना ही गलत है कि आपराधिक व्यवस्था तो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई है या पाश्चात्य जगत से आई है। हमारे यहां था। बस बात इतनी है कि आज कानून हर कोई पढ़ सकता है। किसी कारण से अच्छे लोग न मिलते रहे होंगे उस दिन, आज भी लोग नहीं मिल पाते हैं। विद
शायद कानून की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए यह समस्या उठी। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह भ्रांति रही है कि भारत तो सपेरों और प्रेतों का देश है, यहां पर प्रेत चलते हैं और सपेरे यहां पर पाए जाते हैं। ठीक इससे पलट बात जो है वो इंग्लैंड की है। अगर हम पूरे अपराध शास्त्र का इतिहास देखें तो हमें अपने यहां तो अपराध करने के पीछे मनुष्य स्वयं दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके यहां प्रेत दिखाई पड़ता था। जो पहला स्कूल था उनका डेमनोलॉजिकल अप्रोच टू लॉ, डेमनोलॉजिकल अप्रोच टू क्राइम कॉजेशन। तो अपराध का कारण वो व्यक्ति में नहीं मानते थे, वह कोई डेविल, कौन आदमी अर्वाचीन था, कौन आधुनिक था, आज के संदर्भ में नहीं कर रहा, मतलब कौन आदमी बुद्धिपरक था, मेरा तात्पर्य इससे, और कौन व्यक्ति पुरापंथी था जो अभी भी प्रेत और भूत में विश्वास कर रहा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि हमारे यहां कोई दंड में भेद वगैरह की बात नहीं थी कि राजा का पुत्र है, उसने अपराध किया है तो छोड़ दिया जाना चाहिए, और किसी अन्य साधारण व्यक्ति का है बालक, उसको दंडित किया जाना चाहिए। यह बात भी हमारे यहां नहीं थी, बल्कि अगर वह राजा से संबंधित व्यक्ति है, उनका पुत्र है या उनके परिवार से संबंधित है और उसने कोई आपराधिक कार्य किया है तो दंड की मात्रा बढ़ जाती थी। तो जो हम लोग ये बात करते हैं कि वहां पर तो जाति के आधार पर दंड देने की व्यवस्था थी और जाति देख करके दंड की मात्रा कम और ज्यादा हो जाया करती थी, बात ऐसी नहीं है। बात यह थी कि दंड का प्रभाव उपयुक्त किसके लिए क्या होगा। जिस व्यक्ति को हम दंडित करने जा रहे हैं वो दंड उस दंड के पीछे हमारी मंशा यह थी कि उस व्यक्ति में सुधार होना चाहिए और साथ ही साथ समाज का कल्याण होना चाहिए। एक जिक्र यह आता है हमारे शास्त्रों में, वह यह कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है और वह चोरी करने वाला, वह चोरी करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो दंड होगा वह 64 गुना या 128 गुना होगा अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो कि समाज में नीचे के वर्ग में आता है। तो यह कहना गलत है। हां, यह बात जरूर सही है कि अगर अपराधी ब्राह्मण था तो उसे शारीरिक रूप से दंड नहीं दिया जाता था, उसे मसलन कि उसे कैपिटल सेंटेंस नहीं मिलता था, डेथ सेंटेंस नहीं मिलता था, यद्यपि कि उसको चेन में डालने का, उसके माथे पर कोई ब्रांडिंग करके देश निकाला करने का, इसका प्रावधान था बहुत एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। तो मैं अपनी बात जो शुरू करना चाहता था वह यह कि कुछ भ्रांतियां हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं, जैसे भी आई हों, मैं उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढ सकता, लेकिन वह यह कि हम लोग जो है बड़े असभ्य गंवार किस्म के आदमी थे और जो कुछ भी आइडिया आया है सब पश्चिम से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी हमारे कुछ आइडिया को लेके अपने बोतल में भर करके भेज दिए, जिसको कि हमको समझने की आवश्यकता है। अभी जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, सर हेनरी मेन का चर्चा किया उन्होंने। सर हेनरी मेन एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल के ब्रिटिश थिंकर हैं और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड में, एंशिएंट कम्युनिटीज, बिना भारत का नाम लिए हुए, सब जगह कहा कि वहां पर लॉ ऑफ क्राइम्स नाम की चीज नहीं थी, लॉ ऑफ रॉन्ग्स हुआ करता था। लेकिन हमारे यहां जो उपलब्ध हैं ग्रंथ, उससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में हमारे यहां लॉ ऑफ क्राइम्स ही था, लॉ ऑफ सिविल रॉन्ग्स का इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम था। कंपनसेशन और प्रतिकर देने की व्यवस्था बहुत कम स्थानों पर मिलता है। जहां तक बात आई थी कि कॉग्निजेंस लेने की बात कि कोई अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर प्रियानाथ सेन ने अपनी पुस्तक में यह लिखा कि उनके पास कुछ प्रमाण विद्यमान हैं जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि न तो राजा और न पुलिस का अधिकारी दोनों कोई सीधे सीधे मसले का संज्ञान नहीं ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे अपराध थे
जिसमें कि राजा स्वयं उसका संज्ञान लेता था या पुलिस का अधिकारी संज्ञान ले सकता था। और ये कौन से अपराध हो सकते हैं? निश्चित रूप से गंभीर किस्म के अपराध रहे होंगे, जिसका कि हमारे बीच में लिंक मिसिंग है। हम नहीं बता सकते किस प्रकार के अपराध थे, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर किस्म के अपराध रहे होंगे, जिसका कि संज्ञान स्वतः राजा अपने स्तर पर ले लिया करता था। और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। पुलिस हो सकता है कि मॉडर्न पुलिस न रही हो, क्योंकि अगर मॉडर्न पुलिस का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पहली पुलिस व्यवस्था मद्रास में शुरू की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस पुलिस का जो मूलभूत कार्य वह था रियलाइजेशन ऑफ रेंट, मालगुजारी की वसूली। तो जो 400 साल पहले वो मालगुजारी वसूली की जो नींव पड़ी, वो आज तक विद्यमान है, मालगुजारी ही चल रही है। जहां तक दंड की बात है, मनु ने बड़ा स्पष्ट यह कहा कि दंड ही एक ऐसी चीज है जो कि सदैव जागता रहता है। व्यक्ति सोता है लेकिन दंड जागता है, और दंड के कारण ही व्यवस्था चल सकती है। जब हम याज्ञवल्क्य को देखें तो उन्होंने दंड के बारे में 4 तरह के प्रारूपों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि धिक दंडास्था, वागदंडो, धन दंडो, वधस्तथा, धिक्कारना सेंसर, रिब्यूक, पिक्यूनरी पनिशमेंट और कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये 4 तरह के दंड की बात कही थी। अगर आप ब्रिटिशर की बात करें, खास करके रोमिले के पहले या रोमिले तक के समय तक का इतिहास लें, तो उनके यहां जो दंड की व्यवस्था थी वो बड़ी सीमित थी। जो भी दंड की व्यवस्था, या तो उनके ऊपर फाइन की व्यवस्था थी या सीधे सीधे मृत्युदंड। ये तो बेंथम ने आकर के थोड़ा सा उसको रैशनलाइज और ह्यूमनाइज किया, जिसके चलते आप दंड के मात्रा में आप कमी देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उनके पास दंड का 2 ही स्वरूप था, या तो जुर्माना और या तो मृत्युदंड। कुल अपराध इसी इर्द गिर्द घूमते थे। जहां तक कि इम्यूनिटी की बात आती है कि अपराध से कौन व्यक्ति इम्यून है, तो इस इम्यूनिटी के बारे में मनु ने यह लिखा कि यहां तक कि जो राजा का अपने घर का भी व्यक्ति है, अगर उसने आपराधिक कार्य किया है तो दंड का भागी होगा। और चूंकि वह राजा परिवार से है, इसलिए दंड की मात्रा अधिक होगी। मात्रा कितना अधिक होगी यह उस तमाम तरह की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस बैकग्राउंड के साथ जरा हम मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी की तरफ आए। तो जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है उसकी शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, कि डेमोनोलॉजिकल अप्रोच से शुरू होता है कि क्रिमिनल कौन है। क्रिमिनल एक ऐसा मनुष्य है जिसके शरीर के अंदर एक प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है। दंड का क्या उद्देश्य होना चाहिए? दंड का उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य को वो ठीक रखे और प्रेत को बाहर निकाल दे, क्योंकि अपराध का कारण तो वो प्रेत है, प्रेत को बाहर निकाल दे। तो इसलिए जितना कठोर से कठोर दंड हो सकता था वह पश्चिमी सभ्यता में था। हमारे यहां क्रूएल इनह्यूमन ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहां कठोर पर थे, लेकिन क्रूएलिटी और इल ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं था जैसा वहां पर था, क्योंकि वहां डेमोनोलॉजिकल अप्रोच चल रहा था। फिर बाद में उनका समाज बदला, तो कुछ लोगों ने देखना यह शुरू किया कि अपराध का कारण तो वास्तव में सुख और दुख इससे संबंधित है, यूटिलिटी पर आ गए। अपराध का कारण तो उपयोगिता है, और अगर हम यह कह दें कि अपराध के करने से उपयोगिता कम हो जाती, अपराध कायद करने से उपयोगिता मिल रही है, बढ़ रही है, तो हम दंड की मात्रा बढ़ा दें, अर्थात वो डिटरेंस पर आ गए कि अगर क्वांटम ऑफ सेंटेंस को हम बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से अपराध के कार्य करने से जो अनुभूति, सुखद अनुभूति हो रही है वो कम हो जाएगा। व्यक्ति अपराध कम करेगा और अपने आप को आपराधिक कार्य से विरत रखेगा। यहां पर सवाल 2 उठे कि केवल दंड की मात्रा बढ़ा देने से आप उसको रोक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप डिटर किसको कर रहे हैं, किसको आप भय दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति को ज्यादा दंड देकर के समाज को भय दिखाना चाहते हैं। समाज जो गिल्टी है ही नहीं, कल्प्रिट है ही नहीं,
उसको आप भय दिखा रहे हैं, और जो व्यक्ति आपराधिक कार्य कर रहा है उसको भय दिखा रहे हैं, वो बात तो ठीक है। तो जनरल डिटरेंस के रूप में नहीं, स्पेसिफिक डिटरेंस के रूप में। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आई उसी दौर में, वह एलिमेंट था एलिमेंट ऑफ वेंजियंस एंड वेंडेटा। हम्मुराबी कोड में आपको मिलता है एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसा किया है वही चीज आपको भी मिलेगा। लेकिन ये जो वेंजियंस और वेंडेटा का सवाल था, वह हमारे भारतीय परिदृश्य में, भारतीय वांग्मय में इसका कहीं पर लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। अपराध का कारण न तो भूत प्रेत है, पिशाच है, और न तो अपराध का कारण सुख और दुख की प्राप्ति है, बल्कि अपराध का कारण तो मनुष्य में है। मनुष्य, उसने आपराधिक कार्य किया है, वो वॉलंटरी एक्ट है उसका। अब उसके पीछे प्रेत में जाना और सुख दुख का परिगणना करना यह उचित कार्य नहीं है। कोई अपराधी अपराध करने के पहले गुणा भाग गणित नहीं करता है कि कितना सुख और कितना दुख मिलेगा, और दंड की मात्रा में तौल लें कि दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है। एक तो ये अवधारणा उनकी गलत हो जाती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अभी डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया कि पश्चिमी देशों में अपराध की यह संकल्पना कि आपराधिक कार्य तब तक आपराधिक नहीं है जब तक कि उसमें आपराधिक मस्तिष्क न हो, दुराशय न हो। बात केवल जो है शब्दों के हेरफेर का है। वह शब्द का प्रयोग करेंगे मेंसरिया, इंटेंशन, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, नॉलेज, वॉलंटरीनेस। हमारे यहां अगर अपराध आशय के साथ डेलिबरेट, जानबूझ करके किया गया है तब भी अपराध है, और अगर उसने असावधानी के कारण किसी को क्षति पहुंचाई है तब भी अपराध है। अगर किसी ने उतावलेपन में कोई कार्य किया है तब और क्षति हो रही है, वह भी अपराध है। यह तो उनके शब्दों के जार्गन्स हैं। मामला यह है कि किया गया कार्य अगर आशय के साथ है जिससे कि क्षति हो रही है तो दंड की मात्रा प्रभावित हो सकती है। क्षति हुई, आशयित क्षति कैद की गई, दंड की मात्रा एक होगी। अगर आशयित नहीं थी लेकिन क्षति हुई, दंड की मात्रा कम हो जाएगी। दंड की मात्रा तब भी कम हो सकती है जब किसी व्यक्ति ने असावधानी के चलते या उतावलेपन के कारण आपराधिक कार्य किया हो। लेकिन यह कह देना कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से मेंसरिया का कॉन्सेप्ट आता है, यह बात गलत है। जहां तक पनिशमेंट में इक्वलिटी की बात आती है, इक्वलिटी इन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यह बात भी उनकी गलत है। क्यों? क्योंकि हम सभी व्यक्ति को एक प्रकार का दंड दे ही नहीं सकते। क्यों? कि हर व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के जो कारण है वो भिन्न भिन्न है, परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, और अपराधी स्वयं अपने आप में कई उसके अपने व्यक्तिगत पर्सनल ट्रेट्स हैं। एज क्या है, अवोकेशन क्या है, किस टाइम पर अपराध किया, किस स्थान पर अपराध किया, किन परिस्थितियों में किया। अगर इन सभी परिस्थितियों को देखें जिनका कि जिक्र हमको भारतीय परिदृश्य में मिलता है, एंशिएंट ट्रेडिशन में मिलता है, जिसको कि अंग्रेजी के आज की भाषा में हम कहते हैं दंड का व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट। वास्तव में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट एक बार पुनः यह पश्चिमी सभ्यता की देन नहीं है, यह देन हमारी है। फर्क केवल इतना ही था कि यह किन्हीं कुछ कारण ऐसे थे, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूं, जिसके कारण ये चीजें दबी रह गई। और जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया, उसी को उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि एक बार एक कोई आवाज आ रही थी कहीं दूर से। तीन व्यक्तियों के बीच में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि जो आवाज आ रही है वह आवाज क्या बता रही है। तो जिसका जो प्रोफेशन था उससे जुड़ा हुआ उस आवाज का वो व्याख्या देता है। एक कहता है कि साहब ब्राह्मण आदमी था, तो कहा जो आवाज आ रही है वह है राम लक्ष्मण दशरथ। बड़ा
पंडित आदमी था, राम लक्ष्मण दशरथ सुनाई पड़ रहा था। दूसरा आदमी सब्जी का व्यापार करता था, सब्जी उगाता था, तो वो कह रहा है कि प्याज, मूली, अदरक। और तीसरा आदमी पहलवान था, उसको जो वही आवाज उसको सुनाई पड़ रही है, तो वो कहता है दंड मुग्दल कसरत। देखिए बात सब एक ही है, आवाज एक आ रही है, लेकिन हर आदमी ने अलग अलग ढंग से देखा। तो जब हम इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में यह कहना कि जाति के आधार पर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट हुआ, यह पूर्ण रूपेण गलत है, इसमें कोई दम नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां थीं जहां पर कि आपको यह मिलेगा कि ब्राह्मण को उसके विद्या के कारण, समाज में उसके कंट्रीब्यूशन के कारण, वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको कि धिक्कारने पर ही वह ग्लानि से इतना सराबोर हो जाएगा कि हो सकता है कि समाज में वह काफी दिन तक अपना मुंह न दिखाए। ऐसे व्यक्ति को दंड देने से और जो व्यक्ति फिर कल करेगा, ऐसे व्यक्ति को दंड देने के बीच में अंतर होना चाहिए। और उस समय का ब्राह्मण शायद आज की तरह हम लोग की जैसे नहीं था, शायद उसके में कुछ क्वालिटीज रही होंगी, हम लोगों में नहीं है। निश्चित रूप से समाज बदला, सब चीजें बदली, व्याख्याएं बदली, यह भी चीज बदली। तो अब इक्वालिटी लाने के लिए और साथ साथ इंडिविजुअलाइजेशन करने की जो बात है, दंड की मात्रा तो हम व्यक्ति को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, उसके में सुधारात्मक लक्षण को देख करके इसके आधार पर देते थे। जब सोसाइटी रिलीजियस थी, चाहे कहीं पर भी, तो वहां पर कुछ लोगों ने रादर यह व्यवस्था दी कि अपराध के लिए जो दंड की बात कही जाती है, वह तो बेसिकली एटोनमेंट और एक्सपिएशन, प्रायश्चित का सिद्धांत है कि दंड के द्वारा हम प्रायश्चित करा देते हैं। और जब हम प्रायश्चित हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से कि कुछ दिन तक कपड़ा के धारण करने से कपड़ा मलिन हो जाता है और उसको हम डिटर्जेंट, रिन और सर्फ एक्सेल लगा करके साफ कर लेते हैं, तो दंड वह एक प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिससे हम उस मलिनता को हटा करके उस व्यक्ति की आत्मा को हम निर्मल बना देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात हमारे वांग्मय में मिलती है, वह यह कि हम केवल निर्मल ही नहीं बनाते, उसको हम इस काबिल बना देते हैं प्रायश्चित के पश्चात कि वह उसी प्रकार से स्वर्ग में पहुंचता है जिस प्रकार से कि एक अन्य सुकर्म करने वाला व्यक्ति पहुंचता है। मिलेगी पश्चिमी देशों में, लेकिन हमारे यहां तो केवल उसके उद्देश्य दो ही थे। दंड का उद्देश्य था समाज का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, और दंड का दूसरा जो उद्देश्य था वह यह कि हम उस व्यक्ति को कैसे पर्ज करें, कैसे उसको हम साफ सुथरा करें, ताकि वह भी व्यक्ति उसी परम पिता परमात्मा में विलीन हो जैसे कि एक अन्य व्यक्ति सुकर्म करने वाला व्यक्ति मिलता है। अगर आप लोगों को महाभारत चूंकि आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें आपको यह मिला होगा कि साहब जब युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ जब गलने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ बढ़े, तो उनके साथ एक श्वान भी था, कुत्ता भी था। सब लोग धीरे धीरे करके रास्ते में काल कवलित होते गए। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे तो युधिष्ठिर थे तो उनके पीछे श्वान भी था। और जब युधिष्ठिर कई जगह के नरक से गुजर चुके और पहुंचे जब दरबार में यमराज के, तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो जिंदगी भर अच्छे कार्य किए थे, मुझे क्यों? और मैं देख रहा हूं कि मेरे पहुंचने के पहले तो दुर्योधन पहुंचा हुआ है वहां पर, जिसने कोई अच्छा काम जिंदगी में नहीं किया। तो उनका यह कहना था कि जब ईश्वर ने दंडित कर दिया जिस व्यक्ति को, वह मलिन आत्मा जो है निर्मल आत्मा में कन्वर्ट हो गई, इसलिए वह स्वर्ग का भागी बना और आपसे पहले पहुंचा। आपने भी समय समय पर खूब लोगों को मूर्ख बनाया, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मसलन कैसे मूर्ख बनाया? आप स्त्री को हार गए जुआ में, जो कि प्रतिबंधित था। दूसरी बात यह है कि आप तो धर्मराज थे ना, तो आपने धर्म को स्थापित करने के लिए क्या किया? तो कृष्ण जी न रहे होते तो कुछ होता ही नहीं।
तो जो पाप आपने किया उसके कारण आपको सभी नरक, जितने प्रकार के नरक हैं, सबका दृष्टिपात कराया गया और अब आप यहां पर आने के हकदार बन गए। तो कहने का मेरे तात्पर्य यह था कि जो अपराध की परिकल्पना थी, वह सभी अपराध हमारे भारतीय दंड संहिता में आज भी विद्यमान है। अगर हमने हत्या, चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, इन सबों को दंडित किया था तो हमारे यहाँ वांग्मय में है, भारतीय वांग्मय में है। जहां तक कि अपूर्ण अपराधों की चर्चा है, चाहे वो अबेटमेंट की बात हो, चाहे अटेम्प्ट की बात हो या कॉन्स्पिरेसी की बात हो, उसकी भी चर्चा है। अपराध कई व्यक्तियों के द्वारा अगर किया जाए तो दंड की मात्रा बढ़ जाती है और सभी व्यक्ति समान रूप से दोषी होंगे। जिन लोगों ने धारा 34 और धारा 149 आईपीसी का पढ़ा होगा वो देख रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये था कि जो इंडियन पिनल कोड है और इसका जो सार तत्व है वह हमारे यहां कहीं विदेश से आयातित नहीं है। जो हमारे वांग्मय में था उसी को दूसरी भाषा में दूसरी तरह से रखा गया और उन चीजों को महत्व ज्यादा दिया गया जिससे कि ब्रिटिशर्स को फायदा हो। क्योंकि जब भी कोई आदमी कानून बनाता है तो पहले अपनी जो हिस्सेदारी, भागीदारी और सुरक्षा है उसको पहले कर लेता है, या जो दूसरे के लिए अलाभकर हो उसको वो पहले एड्रेस करता है। बात आई थी, डॉक्टर पांडे साहब ने कहा कि चाइल्ड की लायबिलिटी की। चाइल्ड की लायबिलिटी के संदर्भ में हमारे यहां प्रावधान यह था कि जो 8 वर्ष तक का बच्चा है, जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक का बच्चा, उसकी जो मनस्थिति है वह उसी प्रकार की मनस्थिति है जो एक गर्भस्थ शिशु की हुआ करती है। और नीलकंठ ने यह कहा कि एज के मामले में जब तक कि वह सही और गलत के बीच में भेद न कर पाए तब तक दायित्व को हम निर्धारित नहीं कर सकते, और सही और गलत का भेद व्यक्ति कब कर पाएगा इसके लिए हमको एज में बांटने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आज भी भले 60 वर्ष के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, सीट फीटते होंगे कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी समटाइम्स वी फेल टू मेक डिस्टिंक्शन। तो उनका यह कहना था कि वास्तव में अपराध कायद करने के लिए हमें दोषी उसी आदमी को ठहराना चाहिए जो सही और गलत के बीच में भेद कर सके। बालक वह तो पाप कर ही नहीं सकता, अपराध कर ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वह गर्भस्थ शिशु के बराबर है। कुछ लोगों ने इसको जो है उठा करके 14 साल तक किया। मसलन ये महाभारत में एक दृष्टांत मिलता है अनिमंदव्य का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी इन्फेंट है, जो भी 12 साल तक का है, वह को किसी भी प्रकार के दोष से, पाप से, आपराधिक दायित्व से उसे मुक्त रखा जाना चाहिए। तो वह व्यक्ति तो अपराध कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी नहीं है। अब जब हमारे कॉन्सेप्ट में यह बात आ गई कि साहब अपराध का कारण तो सुख दुख है, इसका मतलब है कि अपराध का कारण तो व्यक्ति के शरीर के अंदर ही मस्तिष्क के द्वारा जनित है। इसके पश्चात जब हम थोड़ा सा और पश्चिमी देशों की व्यवस्था में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपराध व्यक्ति के अंदर विद्यमान नहीं होता, न तो वह प्रेत के रूप में विद्यमान होता है, न वह बुद्धि के रूप में विद्यमान होता है। अपराध का कारक तो कहीं शरीर के बाहर समाज में विद्यमान है। तो अपराध का कारक समाज है, तो समाज के द्वारा उत्पन्न जो व्याधि है उसकी हम भरपाई या उसको हम दूर करने का जो मेडिसिन हम देंगे उसमें एलिमिनेशन या डेथ सेंटेंस या गंभीर किस्म के नहीं देंगे, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि वह उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस प्रकार से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट एक डॉक्टर करता है। पेशेंट की परिभाषा वो करेंगे कि पेशेंट इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग प्लस डिजीज। डॉक्टर क्या करता है, डिजीज को हटाता है और पेशेंट को हेल्दी रिस्टोर कर देता है सोसाइटी में। उसी प्रकार से क्रिमिनल है ह्यूमन बीइंग प्लस क्राइम, crime should be removed from him and this healthy man
शुड बी रिस्टोर्ड टू द सोसाइटी। वो सोसाइटी में उसको इंटीग्रेट करने की बात करता है, रिहेबिलिटेट करने की बात करता है, बाय मेकिंग हिम प्योर। लेकिन जो हमारी बात है वह केवल इस शरीर के धारण करने तक ही सीमित नहीं है कि आपने हमको 4 साल का दंड दे दिया, बात खत्म हो गई। यह दंड हमें अगले जन्म में जब हम सूक्ष्म शरीर से अगला शरीर धारण करेंगे उस समय भी हमको यह प्योर रखेगा। इस आशय के साथ दंड देने का प्रावधान था। और जो अंत में मैं बात आपके साथ रखना चाहूंगा वो ये कि बात यह आती है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए या न किया जाए जिसने अपराध किसी आवश्यकता के वशीभूत होकर के किया हो। यहां पर मैं सभी लोग, ज्यादातर लोग क्रिमिनल लॉ के विद्यार्थी हैं। हमारे यहां धारा 81 एक भारतीय दंड संहिता में है, जिसको लेकर के इंग्लैंड में 1550 तक खाली यही झगड़ा चलता रहा कि आवश्यकता एक बचाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तब जस्टिस पोलार्ड ने उसमें कहा कि हम पहले से नहीं बता सकते कि कब आवश्यकता बचाव होगा कि नहीं होगा, केस टू केस बेसिस पर इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा और नेसेसिटी को हमको मानना चाहिए। इसलिए कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब मनुष्य के सामने यह सवाल उठे कि वह करे या न करे। अगर करता है तो अपराध होता है, न करता है तो ज्यादा क्षति होती है। ऐसी स्थिति में उसे दंड का भागी बनाया जाना चाहिए, तभी जबकि दंड जो कि क्षति है वह ज्यादा हो और उससे जो आप निवारित कर रहे हैं वो उसकी मात्रा कम हो। कहने का तात्पर्य मेरा यह था कि नेसेसिटी जैसे एक इंपॉर्टेंट डिफेंस को लेकर के इंग्लैंड में काफी लंबे समय तक बहस चलती रही। और हमारे यहां हमको एक रेफरेंस मिलता है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई यात्री है और उसके पास भोजन राशन कम पड़ गया है और उसने किसी यहां से अपने खाने भर के लिए कोई सामान ले लिया, तो यह वह व्यक्ति दंड का अधिकारी नहीं होगा। चूंकि ऐसा कार्य उसने आवश्यकता से अभिभूत होकर के किया है, दंड का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड में उस समय यह प्रावधान था कि वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा और नेसेसिटी का बचाव उसको नहीं मिलेगा। अब एक और चार्ज जो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, वो लगता है कि दंडित ब्राह्मण नहीं किया जा सकता। उसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक व्यक्ति ने दूसरे के घर में घुस करके, जो कि जात से ब्राह्मण था या वर्ण से ब्राह्मण था, जो भी कह लें, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या सही शब्द होता उस समय, उसने कुछ आपराधिक कार्य करने के लिए घर में प्रवेश किया, अत्याचार किया। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अग्रेसर हुआ, आक्रमणकारी हुआ और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस समय भी उपलब्ध था। व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर सकता था और बल का प्रयोग उस समय भी अनुपात के अनुसार होता था कितनी क्षति है। अगर अपराध गंभीर किस्म का था और आपराधिक कार्य करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए उस ब्राह्मण की भी मृत्यु कारित की जा सकती थी। यद्यपि राजा उस ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकता था मृत्युदंड का, लेकिन अगर उसने किसी व्यक्ति के अधिकार की इस तरह से अत्याचार किया हो जो कि अपराध का गठन करता हो, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऐसे ब्राह्मण को भी मार दिया जाना स्वैच्छिक रूप से वह अनुमन्य था। और अपनी जो अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह कि जब हम क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी है उसमें तो केवल और केवल अपराध और अपराधी, इन दो लोगों के बारे में बात होती कि अपराध किसको हमने डिफाइन किया है और अपराध है कि नहीं है, इसको नापने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से मॉडर्न क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी में 4 तत्व आपको दिखाई पड़ेंगे। वह यह कि क्या वह व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके द्वारा प्रतिषिद्धित या निषेधित कार्य बनाया गया है, क्या वह यूनिफॉर्मली सबके ऊपर अप्लाई होता है,
क्या वह स्पष्ट रूप से परिभाषित है? अगर हम पुराना देखें तो हमको यह नहीं मिलता है कि किन परिस्थितियों में किसी दूसरी व्यक्ति का संपत्ति का लिया जाना चोरी कहा जाएगा। लेकिन आज की 378 में अगर आप देखेंगे आईपीसी में, तो हर संपत्ति का लिया जाना चोरी नहीं हो सकता जब तक कि उसके कुछ आधारभूत तत्व विद्यमान न हो। तो तीसरा जो एलिमेंट था वह था स्पेसिफिसिटी का, और चौथा जो एलिमेंट है वो पनिशमेंट का है। कुछ विकृतियां समाज में आई, और समाज में विकृतियां कुछ इस प्रकार से आई कि जब हम ही राजा हो गए और हम ही दंडाधिकारी भी हो गए, और ये पाया कि साहब हमारा ही बालक कहीं पर किसी दोषपूर्ण कार्य में इन्वॉल्व है, तो उसको हमने दंड से बरी कर दिया। एक घटना बगल के जिले में बलिया में हुई। वो घटना इस प्रकार की थी कि साहब गांव के कुछ लोग पहुंचे और कहे कि पंडित जी ये बिल्ली मारने का जो दोष है उसका परिहार कैसे होगा? तो पंडित जी ने बताया, कोई श्लोक पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा श्लोक था वो। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा दोष है ये तो आदमी नरक में जाता है। उसमें कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, प्रज्ञा चक्षु जगा उसका। उसने कहा कि पंडित जी लेकिन उसमें एक लड़का आपका संतोष भी था। तो पंडित जी ने मंत्र बदला, अब कहा कि अगर उसमें पंडित जी का लड़का संतोष था तो किसी को कोई दोष नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है कि जब गलत व्यक्तियों के हाथों में चीजें जाती हैं और वह एक इम्पार्शियल जज होकर के उसका निर्धारण नहीं करता है, तो निश्चित रूप से सामाजिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जो दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था वह यह कि पनिशमेंट में तो ये चार चीजें आ गई, लेकिन हमारे यहां पनिशमेंट में यूनिफॉर्मिटी के सबको हम एक समान दंड देंगे, ऐसी परिकल्पना कभी नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब कभी भी सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी से नहीं है। अगर चोरी एक्स ने की तो उसको भी वही दंड, वाई ने किया वही दंड। लेकिन हमारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण चीज चोरी नहीं थी, महत्वपूर्ण था कि उसको कैसे सुधारा जाए। उसके सुधारात्मक पहलू हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो किस व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति पैसे का लालची है तो चोरी के जुर्म में उसके ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना लगा दो ताकि वह कभी भविष्य में चोरी न करे। और जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति में यह है तो उसको जुर्माने से काम नहीं चलेगा, उसको शारीरिक रूप से ताड़ना देनी पड़ेगी। तो एक चोरी है, एक व्यक्ति को आपने आर्थिक दंड लगाया, एक को शारीरिक दंड लगाया, एक को आपने केवल धिक्कारा, और एक आदमी को आपने तिरस्कृत कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। ये सभी चोरी अपराध एक है, लेकिन दंड की जो अवधारणा है इन व्यक्तियों को देख करके अलग अलग की गई है। उसका इंपैक्ट उस आदमी पर क्या होता है, कैसे वो आदमी सुधरेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सुधार केवल और केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि जब सूक्ष्म रूप में वो जाएगा और अगला शरीर धारण करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट था। तो वह उस पुनर्जन्म में जब अगला शरीर धारण करेगा तो वह शुद्ध होकर के, आत्मा शुद्ध होकर के एक शरीर धारण करे, यह परिकल्पना हमारी थी। तो हम आपको सामने कुछ तथ्यों को हम ले आना चाहते थे, निष्कर्ष हम आप पर छोड़ना चाहते थे, लेकिन पांडे साहब ने कुछ हमको ऐसी जगह पर छोड़ा, यहाँ पर ले आया ही, या मैं ऐसे समय पर आया ही कि मुझे निष्कर्ष से ही अपनी बात शुरू करनी पड़ी। और फिर मैं यही बात आपके सामने कहता हूं कि अगर बाहर रखी हुई वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो इसका यह मतलब कि वह अस्तित्व में नहीं है, यह कदापि नहीं लेना चाहिए। हमारी गैर जानकारी में ये चीजें हुई। अब एक जो अंतिम बात आती है वह यह कि क्या हम फिर से पीछे लौट चलें? अरे भाई, लौटने की बात तो तब आती है जबकि हमारा पीछे से और आज का नाता ही टूट गया होता। नाता ही नहीं टूटा है, वही कॉन्सेप्ट, वही सभी चीजें। कुछ प्रक्रियात्मक दोष हैं जरूर, लेकिन प्रक्रियात्मक दोष के लिए व्यवस्था दोषी नहीं होती है। जो आदमी उसको मैन करता है, जो आदमी उसको चलाता है, हम तो घूस लेकर के बैठे हुए हैं, आपका एफआईआर लॉन्च नहीं होगा। पुराने समय में तो राजा कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकता, पुलिस कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती। लेकिन आज की तारीख में अगर एफआईआर लॉन्च न हो तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो
तो ये मान के चलना कि साहब हमारे यहाँ चीजें नहीं थी, यह भ्रांति है, चीजें थी, हमें जानकारी नहीं थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसको क्या हम अचानक से सब बदल दें, कि बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पुनः निर्वचन की आवश्यकता है। और उसको जब हम निर्वचित करें तो पुरानी बातों को ध्यान में रख करके करें, जिससे कि हमारा कोई बहुत सब्सटेंशियल लॉस भी नहीं होगा और हम पुनः एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो कि समता और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रश्न आया था, मैंने ये कहा था कि जो वर्तमान भारतीय विधि व्यवस्था है और जो कानून है वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी हैं। तो प्रश्न यह आया है कि जब संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि वो सारे कानून जो भारतीय संसद द्वारा पारित किए जाएंगे उनकी संवैधानिकता की अवधारणा की जाएगी, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि दे आर एलियन लॉज? तो ये जो कहा जा रहा, ये जो प्रश्न है और जो मैंने कहा है उसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। 1860 में न संविधान था, न संवैधानिक अधिकार थे, न जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टच स्टोन था, न विधि के सही और गलत होने की अवधारणा थी। देखिए, इंग्लैंड में इंग्लिश पार्लियामेंट के बारे में यह कहा गया कि इंग्लिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। सार्वभौमिकता की जो वहां पर पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, उस कानून को अपास्त करने के लिए कोई टेस्ट नहीं था। हम जानते हैं उनके यहां अलिखित संविधान का अर्थ ही यही है कि जो कानून बन गया पार्लियामेंट के द्वारा वो अंतिम सत्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जो आपको समझना है इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में वो यह है कि 1947 के पूर्व, 1950 के पूर्व, संविधान के लागू होने के पूर्व जो कानून बने थे उनकी संवैधानिकता की कोई उपधारणा नहीं है। ये हालिया जो जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो जोसेफ शाइन के मामले में आया हो, चाहे वो सेक्शन 377 के मामले में आया हो, वो बड़ा स्पष्ट सा है कि उनकी संवैधानिकता की कोई उपधारणा नहीं होगी। सीएए की संवैधानिकता की उपधारणा होगी, क्योंकि वह कानून भारतीय संसद ने पारित किया है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय संविधान की जो मर्यादा है उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसने वह कानून बनाया होगा। लेकिन उसके पूर्व के जो कानून है उनकी संवैधानिकता की कहां उपधारणा होती है? उनकी संवैधानिकता की कोई उपधारणा नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान था ही नहीं। और यह नया विधि शास्त्र है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, और मुझे लगता है कि यह ज्यादा रैशनल विधि शास्त्र है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कि ऐसी विधियों की जो संविधान के लागू होने के पूर्व ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी, उनकी संवैधानिकता की उपधारणा न की जाए। और ये विदेशी विधियां हैं, इसमें कहां मुझे लगता है सर ने जो कहा उसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि रंच मात्र भी जिसको कहते हैं, और मैंने जो कहा है उसमें विरोधाभास नहीं है। जो हमारा लीगल ट्रेडिशन था, उस लीगल ट्रेडिशन को बोरो करके उन्होंने एक अपना लीगल ट्रेडिशन बनाया और उसको हमारे ऊपर थ्रस्ट किया, यह कहते हुए कि ये उनका है और हमारा जो कुछ भी था वो बेकार था। लेकिन मैंने हेनरी मेन को कोट किया, मैंने बताया एंशिएंट लॉ में उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया। भारत की प्राचीन विधि व्यवस्था के विषय में एक शब्द नहीं है उस पुस्तक में। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने बायस्ड थे। और वो ये जिसको व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं, उन्होंने भारत को जो विधि व्यवस्था दी है वह असभ्य समाज को सभ्य बनाने की उनकी जो एक अपनी जो एक अवधारणा थी, उस अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने यह विधि व्यवस्था हमको दी है, यह जाने बिना कि भारतीय समाज वैदिक कालीन समाज कितना सभ्य था। अब इस तकनीकी सत्र की धन्यवाद प्रस्ताव हेतु मैं
डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कुछ सूचनाएं थी मित्रों, धन्यवाद का औपचारिक विषय था। हमारा ये दीपक जल रहा है, स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है सरल आंसू बहाना मुस्कुराना ही कठिन है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भूलना ही कठिन है, ही कठिन है, ही कठिन है। मित्रों, मैं अपने सभी प्रतिभागियों के प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने 7:30 बजे तक रुक करके अपने इंटरेस्ट का प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत आप लोग आभारी हैं। और बहुत विलंब हुआ मुझे, और उसके लिए मैं अपने दोनों वक्ताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। और आदरणीय पांडे सर हमारे अध्यापक ही रहे, हम लोग जो कुछ जानते हैं सरी का हुआ है, और आदरणीय स्कंद पांडे जी भी लखनऊ से आए, तो हमारे लिए भी कृतज्ञता का विषय है। मित्र, कुछ सूचनाएं हैं स्पष्ट रूप से। कुछ विद्यार्थियों का था कि 200 रुपए की रसीद रखी गई है और उसका कंटीजेंसी में यूज करना है। जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे 200 रुपए की रसीद आपको फिर वापस कर देंगे हम, वो आप उसका जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर ले। हमारा था फोकस ऑन वर्कशॉप, इसलिए वो रखा है, आप रहिए, बाद में आप शाम को लौटा देंगे बिना किसी भी बात के। और दूसरा फ्रेंड्स विषय है कि कल की रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे सुबह है, और आपको चाय बिस्किट हम देंगे, और 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे सेशन, और 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है फ्रेंड्स। कल 4 टेक्निकल सेशन और 1 वैलिडेटरी है, और हम जरूर आपसे प्रयास करेंगे, आप समय से रहेंगे और समय का सम्मान करेंगे, और आप कुछ सीख के जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, सर लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।